अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सरफेस इंटीग्रल। टॉपिक स्टार्ट करें सरफेस इंटीग्रल। पृष्ठ समाकल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल मतलब ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी पृष्ठ के लिए किया गया, किसी सरफेस पर किया गया है। ठीक है, जैसे एक ये एक्स और वाई एक्सिस पर मिलकर के एक सरफेस बन रहा है, मान लो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, ये एक सरफेस बन रहा है, एक तल है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये एक तल है, पृष्ठ है, पृष्ठीय तल है। ठीक है, सरफेस प्लेन है, इसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है। इसके लिए इंटीग्रेट करना है तो हमें ये पूरा दोनों के लिए करना पड़ेगा, एक्स के लिए भी करना पड़ेगा, वाई के लिए, दोनों को मिल करके बनेगा। ठीक है, तो इस पर जो भी पॉइंट होगा वो एक्स और वाई दोनों के लिए पॉइंट होगा। तो ऐसे केस में हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा। तब मान लेते हैं एफ मेरा एक फंक्शन है आर का, और ठीक है, और मुझे इंटीग्रेशन करना है एस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है वैसे तो, लेकिन नॉर्मली मैं भी नाम इसको ऐसे इसी को नाम दे रहा हूँ एस। तो एस नाम का एक सरफेस दिया जाएगा, एक पृष्ठ दिया जाएगा जिसके ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एफ का इंटीग्रेशन करेंगे डॉट, इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसके लंबवत दिशा आपको डॉट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो लंबवत दिशा होगी। ठीक है, इस सरफेस की जो लंबवत दिशा होगी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो होगा एन कैप। और विद रिस्पेक्ट टू डीएस, तो डीएस की जो वैल्यू होगी ना, अगर आप एक्स और वाई में कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो डीएस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप वाई और जेड में कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो उस हिसाब से डीएस की वैल्यू बदलेगी। जेड और एक्स में कर रहे हैं तो डीएस की वैल्यू आपकी जेड और एक्स के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो इसलिए कॉमनली डीएस लिखा हुआ है कि सरफेस आपको कहाँ दिया हुआ है, एक्स वाई में दिया है, वाई जेड में दिया है, कि जेड एक्स में दिया है, कहाँ पर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डीएस की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं एन कैप की। अगर फाई मेरा सरफेस है, फाई जो है वो आपका तल है, सरफेस है मान लो, तो एन कैप की वैल्यू ग्रेडियंट निकाल लो और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड जो हमने किया था सॉल्व, ये ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई। तो ये वैल्यू जो है आपकी, इसका लंबवत दिशा होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है जिसको हम एन कैप से शो करते हैं। तो अगर एक ही पूरे सरफेस की एक ही डायरेक्शन है, लंबवत कहीं से भी हम बनाए सब जगह एक ही डायरेक्शन बनेगा, लंबवत परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन बनता है, तो इस केस में ग्रेडियंट निकालना आसान पड़ता है कि ग्रेडियंट से एन कैप निकालो, क्योंकि एन कैप की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पड़ेगी, एफ का डॉट एन कैप से करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कई बार हमें ये जो इसका डीएस की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमें कहाँ पर सॉल्व करना है, एक्स वाई में सॉल्व करना है, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में सॉल्व करना है। मतलब इसके जो एक्स वाई जेड जो हमारा पूरा स्पेस है उसको हम सरफेस इंटीग्रल के लिए उसको हम उसके पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके वियोजित भाग की बात कर लेते हैं, या जेड एक्स प्लेन में बात करना है, इंटीग्रेशन आपको कहाँ करना है, एक्स वाई में, वाई जेड में, या जेड एक्स में। ठीक है, ये आप डिसाइड कर लेते हो क्वेश्चन को देख करके कि एफ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड कर लेते हैं। डीएस की जो वैल्यू है, एक्स वाई के लिए सॉल्व करोगे तो आपको डीएक्स और डी वाई ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और डिवाइड आ जाएगा आई कैप डॉट एन कैप। ठीक है, एन कैप आप कैलकुलेट करते हो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और अगर वाई जेड है तो डी वाई डी जेड, और वाई और जेड के लिए जो डायरेक्शन है, एक्स और वाई का जो डायरेक्शन था के बनेगा। ठीक है, वाई और जेड का जो डायरेक्शन होगा वो आई बनेगा, ऐसे जेड और एक्स का जो डायरेक्शन होगा डी जेड डी एक्स, तीसरा डायरेक्शन अपना बनेगा जे। तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं ना एन कैप, तो ये इस तरीके से आप डीएस की वैल्यू याद रखिए कि आपको कौन से तल में, आपको कौन से प्लेन में आपको सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डीएस का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है कि भाई एक्स वाई तल में प्रक्षेप, उसका ऐसा बोले कि हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, प्रोजेक्शन किया हुआ है
एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में। तो उस केस में ds की वैल्यू चेंज हो जाएगी और एन कैप तो आपको फिर भी फाइंड करना ही पड़ेगा ना इस केस में भी, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं। प्रॉपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऐसे किया जा सकता है। सवाल समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो डबल इंटीग्रल लिखा होगा तो सरफेस इंटीग्रल है, एस नहीं भी लिखा है, डबल इंटीग्रल साइन में तब भी आपके पास ये सरफेस इंटीग्रल है, पृष्ठीय समाकल है। इसका मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है। इसका करना है इवैल्यूएशन। ठीक है, एफ हर बार की तरह आपको दिया जाएगा 6z i कैप माइनस 4j कैप प्लस y k कैप, ये आपको एफ दिया गया है। साथ में यहाँ पे सरफेस दिया जाएगा एस, समतल, जो भी आपका जो क्षेत्र है वो देंगे एस, क्या दिया हुआ है तो एस जो है वो प्लेन है। तो पार्ट ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 lie in first octant। समतल जिसका समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 12 के प्रथम अष्टखंड में पड़ने वाला भाग। ठीक है, तो ये जो है आपको सरफेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो भी सरफेस देंगे ज्योमेट्री है, आपको इसका डायग्राम जो आपके माइंड में आना चाहिए या फिर आपको कैलकुलेट करके डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। विदाउट डायग्राम ये पॉसिबल नहीं कि आप इसको विजुअल समझ पाए कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। बस इतना समझ में तो आ रहा है कि ठीक है इंटीग्रेशन करना है डबल सरफेस, एफ दिया है, ठीक है, एन कैप मुझे नहीं पता है, डीएस, तो डीएस की वैल्यू देखेंगे क्या बनती है, कैसे हमें सॉल्व करना है। बट पहले मुझे ये डायग्राम देखना पड़ेगा कि मुझे क्षेत्र क्या दिया, भाई सरफेस क्या दिया है, उस सरफेस के ऊपर ही मुझे सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, तो जो सरफेस है वो प्लेन है, पहली बात। ठीक है, और प्लेन है जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में पड़ता है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब अष्टखंड, मतलब जिसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है और जेड की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई मान लो, और तीसरा जो है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से अपने समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक्स होता है, वाई हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने ये प्रथम अष्टखंड है, इसमें प्लेन बनेगा जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। इक्वेशन ऑफ प्लेन याद है आपको, समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है, ठीक है, समतल का समीकरण, इसका हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते थे, याद होगा आपको 12th क्लास में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा हुआ है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, x अपॉन ए
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 कि एक्स वाई जेड पे पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, तो उन पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेते थे। एक्स पर ये काटता है ए 0 0 पर, वाई एक्सिस पे कट करता है 0 B 0 पर, और जेड एक्सिस पे कट करता है 0 0 C पॉइंट पे। तो अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता था हमारा। अब इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इजी पड़ जाएगा कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट में रहना है, प्रथम खंड में, और उसके एक्स वाई जेड के मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो मैं सिंपल सी बात है इक्वल टू 1 के लिए 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो y बाय 4 और प्लस z बाय 2 इक्वल टू 1। ये आ गया आपका फर्स्ट कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। और इंटरसेप्ट फॉर्म किस लिए, डायग्राम बनाने के लिए। और वैसे एन कैप की वैल्यू चाहिए तो इस सरफेस के लिए मुझे फाई देखना पड़ेगा, है ना। तो -12 इक्वल टू 0, इसको मेरे को फाई मानना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से मुझे एन कैप मिल जाएगा। एन कैप की वैल्यू क्या होती है, ग्रेडियंट फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, परिमाण ग्रेड फाई का। तो फाई भी चाहिए मुझे, जिसके लिए एन कैप निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें साथ साथ पैरेलली मेरे माइंड में चल रही कि भाई इसका मैं डायग्राम बनाने के लिए मुझे ये फॉर्म चाहिए, और एन कैप निकालने के लिए ग्रेडियंट चाहिए फाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे दोनों चीजें एक ही इक्वेशन में मैंने लिख दी पूरी, तो अब यहाँ पे जो भी सरफेस है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ठीक है। तो एस जो सरफेस है वो लाई कर रहा है इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। एस प्रथम अष्टखंड में पड़ता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, तो हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो इट इंटरसेक्ट एक्सिस एट, यहाँ अक्षों को, तो एक्सिस पे जब हम बात करेंगे तो एक्सिस को कट करेगा, तो पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो मिलेगा वो होगा 6 0 0, ठीक है, उसको ए मान लेते हैं हम। दूसरा बी पॉइंट हम ले लेते हैं वाई पर, 0 4 0 हो जाएगा, और सी पर मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अक्षों को ये इंटरसेक्ट करता है एट दिस 3 पॉइंट को बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। तो इट इंटरसेक्ट एक्सिस एट ए बी सी। तो ये 3 पॉइंट एक काम करते लोकेट कर लेते हैं। तो एक्स पर मान लो ये पॉइंट हो गया मेरा 6 0 0, वाई पर पॉइंट हो गया आपका 0 4 0, और जेड पर पॉइंट हो गया 0 0 2। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कोई 12th क्लास का स्टोरी समझा रहा हूँ, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है 12th क्लास, समझ लो, क्योंकि आप लोगों ने 12th में ढंग से नहीं पढ़ा ये चीज। इसका मतलब ये डायग्राम कैसे बनते हैं, आप लोग 12th ढंग से पढ़ लेते तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये बन गया आपका सरफेस, इसके अंदर का यहाँ 0 0 0 पे भी जा रहा है, ये पूरा है साइड में, ये ना, ये भी साइड का जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, सरफेस पूरा, ठीक है। उधर नीचे का भी है, सामने का इधर का भी है क्षेत्र, इधर ऊपर की तरफ का भी है ये, ठीक है। तो ये पूरा सरफेस जो चारों तरफ से जो बन, जो पिरामिड टाइप का बन रहा है, पिरामिड टाइप, जिसका एबीसी इसका बेस जैसा लग रहा है मुझे पिरामिड, तो ये पिरामिड जैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे इंटीग्रेट करें, तो पहले सरफेस का डिजाइन क्लियर हो मेंटली कि ये कैसा बन रहा है, ठीक है। अब इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो होगी एन कैप। अब एन कैप भी निकालना है मुझे, ठीक है। तो एन कैप निकालने के लिए एन कैप की वैल्यू डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड डेल फाई। अब डेल फाई मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालना तो हमें आता है ना, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ग्रेडियंट में कैसे करते हैं भाई, फाई का डिफरेंशियल होगा एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ।
डिफरेंशियल कर लेना, एक स्टेप चाहो तो बढ़ा देना, डेल फाई अलग से कैलकुलेटर के वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 6k डिवाइडेड बाय 7। अब देखो इंटीग्रेशन में f आपको दिया था, n कैप आपने निकाल लिया है, s कैसा दिखता है वो भी हमने डिजाइन बना लिया है। अब बस क्या है, अब आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम एक साइड का प्रोजेक्शन ले लेंगे, किसी भी एक साइड का, ठीक है। तो s में एक्चुअल में जो सरफेस बन रहा है, अगर आप देखेंगे n कैप तो डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें आपके जो सरफेस बन रहा है, एक तो देखो वाई जेड वाला प्लेन बन रहा है, ये वाई जेड वाला, ठीक है। इधर से सामने की तरफ देखोगे तो एक्स और जेड में भी बन रहा है, इधर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको एक्स और वाई बन रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो इधर एबीसी है वो तीनों की तरफ का बन रहा है, एक्स वाई जेड का भी। तो यहाँ पे सरफेसेस जो चार बन रहे हैं, चार क्षेत्र बन रहे हैं। तो अब मुझे इसका मैं प्रक्षेप लेकर के, प्रोजेक्शन लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा एफ जो दिया गया है ना वो एक्चुअल में जेड और वाई में ही दिया गया है। तो मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा कि ये जेड और वाई में मैं सॉल्व कर दूं, केवल कौन सा हिस्सा, जेड और वाई वाला। तो जेड और वाई वाला जो पोजीशन हमारी तरफ है ना, ये वाला कौन सा, ओबीसी, ये ओरिजिन वाला साइड से लेकर के ओबीसी वाला पोर्शन अगर मैं ले लूं तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। केवल इस हिस्से को अगर मैं लेके चलूंगा तो मेरा जेड और वाई के में क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जब वाई और जेड में सॉल्व करेंगे तो डीएस की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई भाई, डायग्राम बनाना आना चाहिए समतल का, प्लेन का। उसके बाद आपको समझ आना चाहिए कि एन कैप कैसे निकलेगा, सरफेस पे ही निकलेगा, ऑब्वियस बात है। तो जो भी कल दिया उससे फाई की वैल्यू दी जाएगी, उससे आप एन फाई तो निकाल, एन कैप तो निकाल ही लीजिए। और तीनों पॉइंट हमने इसलिए निकाले थे ताकि डायग्राम क्लियर बन जाए क्या बन रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को एक चीज क्लियर दिख रही है कि मैं यहाँ पर वाई और जेड में सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं इसको वाई और जेड में सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस बात है भाई, वाई और जेड में सॉल्व करूंगा तो डीएस की जो वैल्यू होगी वो होगी डी वाई डी जेड, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डॉट आई कैप डॉट एन कैप, ठीक है। तो पहला काम मैं आई कैप डॉट एन कैप निकाल लेता हूँ, फाइनली आई कैप डॉट एन कैप की वैल्यू, तो आई कैप डॉट एन कैप तो पूरा यही आएगा, ठीक है। और आई का आई के साथ डॉट हो जाएगा तो आ जाएगा 2/7, और जे का जे तो है ही नहीं, तो जे का जे के साथ होने पे जीरो आना चाहिए, के का है ही नहीं तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो केवल आई डॉट एन कैप की वैल्यू मेरी 2/7 मिल जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास डीएस के लिए भी एक वैल्यू तैयार हो गई है। अब बस डी वाई डी जेड तो विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा प्रोसेस आना चाहिए, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस की थोड़ी सी, हो सकता है कि आपने इंटीग्रेशन ना पढ़ा हो, पॉसिबिलिटी है कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ के नहीं आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिखा देता हूँ एक बार इंटीग्रेशन करना कैसे होता है। क्योंकि ये हम जानते हैं ना, वी नो दैट हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस, हमारा इसमें केवल काम चल जाएगा अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं वाई और जेड में। तो वाई और जेड में जो सरफेस है, वैसे तो पूरा सरफेस मेरा एस है, चारों मिलाकर के वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और तीनों एबीसी वाला जो पोर्शन है पूरा एक्स वाई जेड में बन रहा है, सारा कुछ मिला करके बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो S1 लेके सॉल्व कर रहे हैं, और S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 में y और z हो जाएगा। y और z के लिए फॉर्मूला हमारा ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पर S1 क्या है, पूरे का ABC का, ABC जो सरफेस है, जो प्लेन है, जो समतल है, कौन सा, ABC, ABC के जो समतल है उसका प्रक्षेप है, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन है। तो वेयर S1 को मुझे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो S1 की तो तीन डायरेक्शन है, सॉरी एस के तो तीन डायरेक्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको एक ही लेकर सॉल्व करना है, तो एक जगह प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंटीग्रल करना, तीन नहीं करने हैं। तो S1 क्या है, प्रोजेक्शन
ऑफ एस इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन में हम सॉल्व कर रहे हैं एस का वाई जेड समतल में प्रक्षेप। इस तरीके से हम इसका प्रक्षेप निकले थे। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हम वाई जेड में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आसान मुझे पड़ेगा वाई और जेड में, है ना। कि हम चाहे तो इसको एक्स वाई में भी ले सकते थे, वाई जेड में भी ले सकते थे, जरूरी नहीं कि हम वाई इसमें ऐसे ही करना। अब ये क्वेश्चन दिया इस टाइप से होता कि हम उसको वाई जेड में सॉल्व करना आसान पड़ेगा। अब पहली बात मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एफ डॉट एन कैप डी एस का। तो पहले मैं एफ डॉट एन कैप निकालता हूँ। एफ की वैल्यू जो दी गई है 6z i माइनस 4j प्लस वाई के और डॉट एन कैप की वैल्यू दी गई है 2i, हमने जो कैलकुलेट की एक्चुअल में दी नहीं है, प्लस 6k डिवाइड बाय 7। और फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/7 को तो बाहर ही कर देते हैं, तो 12z माइनस 12 प्लस 6y। ठीक है, तो 12z माइनस 12 प्लस 6y ये वैल्यू हो जाएगी एफ डॉट एन कैप। और फाइनली काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो फ्रॉम सेकंड नंबर इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी जाए, समीकरण 2 से इंटीग्रेशन किया जाए। तो कैलकुलेट करना है वो है एफ डॉट एन कैप डी एस। और ये जो सरफेस है आपका एबीसी वाला जो सरफेस बन रहा है ना पूरा, जिसमें एन कैप हम आउटवर्ड ले रहे हैं, तो इसको हमने प्रोजेक्शन ले लिया S1 पे, एफ डॉट एन कैप डी बाई डी जेड डिवाइडेड बाई आई कैप डॉट एन। सारी वैल्यू पुट करने हैं यहाँ पर। तो एफ ये जाएगा 1/7 जेड माइनस 12 प्लस 6y डी बाई डी जेड, आई कैप डॉट एन कैप सबसे ऊपर निकाले हुए हमने 2/7। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसमें ना। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि इंटीग्रेशन S1 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर के 2 कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 6z माइनस 12 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक का तो काम अपना हो गया। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होना है, इसको सॉल्व करने के लिए S1 चाहिए। S1 क्या, प्रोजेक्शन। ठीक है, अब S1 का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि अब हम पूरा S में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, S1 में कर रहे हैं। और S1 में सॉल्व करने के लिए उसका डायग्राम सीधे कैसा दिख रहा है, और उसके अंदर ये इंटीग्रेशन करेंगे हम डबल साइड। डबल साइड इंटीग्रेशन में क्या है, आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो पहली लिमिट आपकी जो है तो पीछे बैक साइड से चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो दो इंटीग्रल है ना डबल, अगर ये लिखा है डी बाई डी जेड, तो सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाला करेंगे। तो अंदर वाला जो इंटीग्रल होगा वो डी जेड मतलब जेड के लिए, बाहर वाला जो इंटीग्रल होगा वो वाई के लिए होगा। तो पहले जो इंटीग्रल सॉल्व होगा पहली स्टेप में वो जेड के लिए होगा, और दूसरी स्टेप में जो इंटीग्रल सॉल्व करेंगे वो हम वाई के लिए करेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी लिमिट बनेगी। मतलब पहला जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें जेड की लिमिट लगेंगी, और पहले वाले इंटीग्रल में एक्स की लिमिट लगेंगी, सॉरी वाई की। तो हमें लिमिट और निकालनी है, अभी लिमिट कैलकुलेट नहीं हुई है। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए ही अभी हमने डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, कि ये जो S1 है वो कैसा दिखता है। चलो अब जरा S1 को देखें। तो यहाँ से ये जो S1 है इसको उठा लेते हैं भाई, 0 O Y और Z, Y और Z में एक पॉइंट आपका B दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट हमारा B है जिसकी लोकेशन है 040, और Z पे मुझे पॉइंट C दिख रहा है जिसकी लोकेशन है 002। और इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बन रही है, ठीक है, और ये जो सरफेस बन रहा है ये वाला तल बन रहा है कितना, मुझे इस पर सॉल्व करना है। तो पहले तो मेरी जो सॉल्व होगा लिमिट वो किसके लिए होगा, जेड के लिए होगा। पहले मैं जेड की डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा, तो इसके यानी कि मैं जेड की डायरेक्शन में एक स्ट्रिप बनाऊंगा। तो पहले मैं सॉल्व जेड में करूंगा। ठीक है, उसके बाद
फिर हम सॉल्व करेंगे y में। तो पहले हम z में जाएंगे, तो जो स्ट्रिप बनेगी हमारी z में बनेगी। उसके बाद फिर इस स्ट्रिप को हम सॉल्व करेंगे कहाँ से कहाँ तक, y में। तो y में जब आप मूव कराओगे इस स्ट्रिप को, तो आपको हर एक पॉइंट पर एरिया आता जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन मिलता जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट लाइक एरिया ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टेप बनानी पड़ेगी जेड की डायरेक्शन में, क्योंकि पहले जेड में सॉल्व करना है। तो जेड में लिमिट जो चलेगी वो देखनी पड़ेगी। तो ये जो स्टेप बन रही है, इसकी लोअर वैल्यू आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर आप देखोगे, यहाँ तो केवल वाई और जेड में चल रहा है ना, एक्स को तो भूल जाओ, केवल वाई जेड में देखो। एक्स नहीं है, वाई जेड है यहाँ पर। तो वाई जेड की वैल्यू देखोगे, तो यहाँ पर लोअर वैल्यू जो है उसको हम क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू 0। और इस स्ट्रिप की जो अपर वैल्यू है, मतलब ये जो स्ट्रिप है मेरी, यहाँ बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट, बी से लेकर सी तक कहीं भी हो सकती है इन दोनों के बीच में। अगर मैं कहीं भी लूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर। तो बी सी नाम की जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो सरल रेखा आ रही है, उसकी इक्वेशन मुझे देखनी पड़ेगी क्या बनेगी। और इस बी सी में एक्स नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इसमें एक्स नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ये समतल का ही हिस्सा है ना, ये प्लेन का ही तो पार्ट है बीसी। और प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें x तो है नहीं, x इक्वल टू 0 रख देते तो ये हट जाएगा। अब आपके पास बच्चा केवल y और z में इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं z के लिए, कि z की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब इसको सॉल्व करोगे z के लिए, तो कितना आएगा, 1 माइनस वाई अपॉन 4 और इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस वाई बाई 2। तो इस तरीके से आपको z की लिमिट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप z के लिए सॉल्व करेंगे, तो z में स्ट्रिप बनेगी। तो लोअर नीचे कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम स्ट्रिप, और मैक्सिमम स्ट्रिप कहाँ तक जा रही है, वो लाइन कौन सी होगी, उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम मिल गई मुझे z की। उसको हटा दे, उसका कोई काम नहीं है, उसका काम तो हो गया। अब हमें केवल S1 पे देना है सॉल्व। और ठीक है, तो इस तरीके से हमारी z की लिमिट आएगी। फिर हम x की लिमिट देखेंगे। तो x जो है मेरा यहाँ से, सॉरी y, x बोल रहा हूँ मैं बार बार, y, ये जो y है, y यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है, ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, y की वैल्यू देखो फिक्स है 0, है ना। और यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स है 4। तो y की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। और z की वैल्यू 0 से लेकर के 2 माइनस वाई बाय 2 तक। तो इस तरीके से हम ये लिमिट निकालेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तब जाकर के ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है ये लिखनी पड़ेगी, प्रोसेस आपको अच्छे से तरीके से लिखना पड़ेगा। बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से ये लिखा हुआ है, एक एक स्टेप, कि हमने पहले प्रोजेक्शन लिया है, उसके बाद स्ट्रिप बनाई है, जो भी पट्टी बनाई है वो पहले जेड के लिए बनाएंगे, जेड की लिमिट क्या बनेगी वो मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है कि इसकी लिमिट कैसे निकलेगी। ठीक है, अब बस आपको करना ये, समझ में आया कुछ की दोबारा समझाऊं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया है S1, वो है 6z माइनस 6 प्लस 3y dy dz। और ये yz में बन रहा है। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि जो डायग्राम मेरा है, जो ग्राफ है, उसका प्रोजेक्शन में y में और z में निकाल लेता हूँ। y और z में क्या प्रोजेक्शन बन रहा है। तो y और z वाला जो क्षेत्र है, हिस्सा है, बस उतना ही डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसी में तो टुकड़ा काट के उतना ड्रॉ कर लो कितना बन रहा है। ठीक है, तो एक आपका B पॉइंट है इसमें, और एक पॉइंट आपका C है। B जो पॉइंट है वो है 0 4 0, और C पॉइंट है वो है 0 0 2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो हमारे डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। तो मेरे को जो क्षेत्र चाहिए, तो ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया है आपका, ये OBC, इतना एरिया का मुझे इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है ये S1। सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिमिट किसकी चाहिए, जेड की लिमिट चाहिए, एक वाई की चाहिए। तो पहले किसकी चाहिए, पहले जेड की चाहिए। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे पहले लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग डाला करो।
लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की सीमा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की जब बात हो रही है तो सबसे पहले जेड में लिमिट बनेगी, तो यहाँ पर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन। पहले y कर लें और फिर z कर लें, या पहले z को सॉल्व कर रहे हैं और फिर y को सॉल्व करें, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या आता है ऑर्डर बदलने पे, भाई पहले आप y को सॉल्व कर रहे हो तो यानी कि आप जो स्ट्रिप बना रहे हो वो y की डायरेक्शन में बनेगी ऐसी, ठीक है। और अगर yz सॉल्व कर रहे हो मतलब पहले z में सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी जो स्ट्रिप बनेगी जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, स्ट्रिप जो बनेगी वो z की डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो बस ये हमें पहचान पहले करनी की स्ट्रिप है कौन सी डायरेक्शन में। तो पहले मुझे z चाहिए, तो इस यानी कि z की डायरेक्शन में ऊपर की दिशा में स्ट्रिप हमारी ड्रॉ होगी। यहाँ पे स्ट्रिप की जो बाउंड्री है एक लोअर हो गई एक अपर हो गई। तो नीचे की जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन है, और इस एक्सिस पर पूरे पर मुझे वैसे भी z की वैल्यू चाहिए, बस ऊपर भी z की वैल्यू चाहिए। तो z की जो वैल्यू चल रही है इस पूरे पर वो है 0, क्योंकि तो z है ही नहीं, है ना। इतना तो हमें डायग्राम से बेसिक समझ में आता है कि z इक्वल टू 0 बन रहा है। और अपर जो वैल्यू है z की वो लाइन आएगी आपकी b से c, और ये जो लाइन BC है ये पार्ट है, इसका पार्ट है समतल प्लेन का। तो BC के लिए जो हमारा इक्वेशन आएगा, तो YZ प्लेन जो है YZ समतल, उसमें ऑब्वियस बात है x इक्वल टू तो 0 होगा, और जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, z/2 इक्वल टू 1। और यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो z की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है, अपर वैल्यू मिल जाएगी z की 1 माइनस y/4, 1 माइनस y/4 और इंटू 2, यानी कि 2 माइनस y/2। तो ये मेरे पास अपर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट हेडिंग में लिखते हैं, पहले yz प्लेन लिख दिया, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। इंटीग्रेशन समाकलन की सीमा, ठीक है। तो z जो है इक्वल टू 0 से z की वैल्यू 2 माइनस y/2 तक, ठीक है। z इक्वल टू 0 फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 माइनस y/2। तो एक तो z की लिमिट आ गई, दूसरा मुझे y की लिमिट चाहिए। तो y की जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां तक है, भाई इसका दायरा इतनी तो सेट है केवल, तो y में जो दायरा सेट हो रहा है वो ये इसके पीछे नहीं है। तो ये जो स्ट्रिप मेरी घूम सकती है, ये स्ट्रिप मेरी y मतलब अगर मैं उसको मूव कराऊंगा y के डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चल सकती है बस, ठीक है। तो इतने पूरे एरिया में स्ट्रिप आ जाएगी, हाइट कम ज्यादा होती रहेगी, है ना। तभी तो मैंने 2 माइनस y/2 लिखा है कि भाई हाइट कम ज्यादा होती रहेगी, z की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन y की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक आएगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर b तक। तो इसमें जो y की वैल्यू है इस वाले एक्सिस पर वो 0 जाएगी, और b पर अगर यहाँ तक जो आएगी तो y की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। और एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू, ठीक है, y से। तो इस प्रकार जो इंटीग्रेशन बनेगा s1 6z माइनस 6 प्लस 3y dy dz इक्वल टू y की लिमिट 0 से लेकर 4 तक और z की लिमिट 0 से लेकर के 2 माइनस y/2। पहली बार में हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि आप इस टाइप से डिस्कशन नहीं हुआ है आपका, 12th क्लास में होना चाहिए था ये चीजें कि स्ट्रिप कैसे जनरेट होती है, भाई हम किस स्ट्रिप के थ्रू हम इंटीग्रेट करेंगे, स्ट्रिप क्या होती है, क्यों ऐसा करते हैं, इसका डिस्कशन 12th क्लास में कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। बाकी इस बार तो हमें जो पढ़ रहे हैं वो तो केवल इसका यूज करना है जो 12th में किया था।
तो अब बस कुछ नहीं बचा, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं जेड के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वाई के लिए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, डबल इंटीग्रल है। पहले किसके लिए इंटीग्रेशन हो रहा है? जेड के लिए। तो 6 जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 6 जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक, माइनस 6 जेड और प्लस 3y तो कांस्टेंट है, 3y के लिए नहीं कर रहे हैं हम, जेड के लिए कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी जेड, तो अब बन जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट जो है जेड की 0 से लेकर के 2 माइनस वाई अपॉन 2 तक है, और डी वाई एक इंटीग्रल हमें बचा हुआ है। तो पहले एक इंटीग्रल सॉल्व होगा, फिर दूसरा हो जाएगा सॉल्व। अब पहला काम लिमिट रखना है, तो जब जेड की लिमिट रखोगे तो हो जाएगा ये 3 2 माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 6 2 माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस 3y 2 माइनस वाई अपॉन 2, और जीरो पुट करेंगे तो तीनों जीरो जाएंगे। अब बचा क्या? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये वाला काम तो आप कर सकते हो इजी। अब यहाँ से तो पूरा आपके पास y में है क्वेश्चन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इंटीग्रेट कर लो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक ही सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर ओपन कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जो कट कटा जाएगा कैंसिल करने के बाद फाइनली बचेगा 3y माइनस 3y स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये बचेगा केवल। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेना, इसे सरल कर लेना, और उसके बाद इंटीग्रेशन तो अब कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन में बस समझ में आ गया, डबल में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के बाद पहले किसको इंटीग्रेट करना है वो देखो, बाद में किसे करना है, तो लिमिट भी उसी हिसाब से निकल के आएगी बात, है ना, डायग्राम से देख करके। और पहले जेड के लिए करना है तो जेड के लिए इंटीग्रेट करना है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। अगर जेड नहीं है तो सारा कुछ कांस्टेंट है, जेड है तो जेड का इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। और फिर अब जो बचेगा लिमिट रखने के बाद उसको वाई के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। फाइनली ये जाएगा 3 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 बाई 4 और वाई क्यूब बाई 3। लिमिट है 0 से लेके 4। बस अब आप इसको सॉल्व कर ले, लिमिट रख सकते हो, लिमिट रखने में मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो 3 बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर आएगा, और माइनस 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, और ये जाएगा 4 क्यूब बाय 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 को सॉल्व कर लें। तो 4 का स्क्वायर इंटू 348 बाई 2 माइनस 16, और फाइनली ये हो जाएगा अपना 8। इस तरीके से फाइनल मेरा सॉल्यूशन आ गया। सरफेस इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, जिसमें आपको f दिया गया है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, ठीक है। ये तो हो गया सरफेस। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमें सरफेस दिया था वो एक समतल था, प्लेन था। यहाँ जो सरफेस दिया गया है ये क्यूब है ना, क्यूब का सरफेस, क्यूब के जो पृष्ठ है, घन का पृष्ठ, घन पृष्ठ, घन पृष्ठ जिसकी सतह है सरफेस ऑफ क्यूब, ठीक है, सरफेस ऑफ क्यूब जिसकी सतह x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1 तथा z बराबर 0, z बराबर 1 से निरूपित समतल है, ठीक है। प्लेन ऑफ surface of cube denoted by x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, and z equal to 0, z equal to a। तो ये एक घन दिया हुआ है
क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब के ऊपर हमें ये इंटीग्रेशन करना है उसकी सतहों पे। तो हमें पता है कि क्यूब जो होता है घन, उसकी 6 सतहें होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। और जो इक्वेशन दी गई है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो मतलब कि वाई और जेड एक्सेस दोनों होती हैं, वाई इक्वल टू जीरो एक्स और जेड होते हैं, और जेड इक्वल टू जीरो होता है एक्स और वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम क्यूब बना लेते हैं, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये घन है जिसकी बात करें क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब पर काम करते हैं, इसको हम एक्सेस पर रख देते हैं तीन अक्षों से। तो जिसकी स्टार्टिंग हम ये मान लेते हैं ओ, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग अगर ये ओ है, इसके हिसाब से तो ये आपका एक्स चला गया मान लीजिए, ये वाला जो हमारी तरफ आ रहा है ये वाई हो गया, और ऊपर की तरफ जो एक्सेस जा रहा है वो आपका जेड होगा, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड एक्सेस पर हम इसको रख देंगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो जो होगा वो वाई और जेड होगा, मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है वो, अगर मैं इसको बोलूं ए बी और सी, ये वाला जो पीछे का हिस्सा है इसमें केवल वाई और जेड में बन रहा है, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के, ठीक है। और ओ ए बी सी, डी ई एफ और जी, ये वाला जो हिस्सा है इसमें एक्स इक्वल टू ए है, जिसमें एक्स बराबर ए की दूरी पर है तो ये वाई और जेड में ही, मगर एक्स इक्वल टू ए पर है। तो बैक साइड में अगर हम देखें ओ डी जी सी, ये एक्स और जेड में तो वाई इक्वल टू जीरो होगा, और उसके सामने का जो है ए ई बी, ये भी ये वाई इक्वल टू ए होगा, वाई पर ए दूरी पर, ठीक है। ऐसे ही जेड इक्वल टू जीरो मतलब नीचे का जो है ओ ए ई डी, और जेड इक्वल टू ए जो है ऊपर का हो गया बी सी जी एफ, ठीक है। तो सारे के सारे आपके सरफेसेज हैं, जो पृष्ठ हैं वो सभी इससे निरूपित हैं, जो समतल है। छह साइड और छह सरफेस हैं, छह पृष्ठ हैं, वो सारे के सारे इस पर दिखाए गए हैं। अब मुझे इस पर मुझे वैल्यू निकालनी है, एफ डॉट एन कैप डी एस यानी कि इंटीग्रेशन करना है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल पहले सबके लिए मुझे एन कैप चाहिए, तो एन कैप की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर होगी सभी पे, तो हर एक पर परपेंडिकुलर अलग अलग होगा, देखो इधर का इधर बाहर होगा, ऊपर का परपेंडिकुलर जो होगा लंबवत ऊपर की जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा, जो हमारी तरफ सरफेस है वो इधर होगा, जो बैक साइड का सरफेस है वो सामने तरफ होगा, ठीक है। तो हर एक की अपनी दिशा होगी। अब जैसे अगर हम इस वाले साइड को देखें, ठीक है, तो ये वाला जो साइड है हमारा, ये एक्स की उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ये माइनस आई कैप की दिशा होगी। एफ, ये वाला जो डायरेक्शन है ये अपना आई कैप हो गया, तो दोनों एक दूसरे के मतलब दो डायरेक्शन होंगे, एक एक्स के डायरेक्शन में होगा तो एक उल्टी एक्स हो जाएगा। अब ऊपर जो जा रहा है वो जेड है, तो जेड की दिशा कौन सी, के कैप, और नीचे जो जा रहा है वो माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो हमारी तरफ आ रहा है वो वाई की दिशा में आ रहा है, तो ये जो दिशा होगी वो जे कैप होगी, और पीछे वाली जो होगी वो माइनस का जे कैप होगी। तो इस तरीके से हम सारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैलकुलेट ग्राफ को देख के बता सकते हैं। तो ये सारी एन कैप की वैल्यू है, तो छह सरफेस है, छह पृष्ठ है, तो छह पे अलग अलग मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो रफली मैं थोड़ा बताऊं, तो इंटीग्रेशन जो एस पूरा चलना है उसमें छह भाग होंगे, S1 फिर प्लस S2 प्लस S3, ऐसे करते करते प्लस S6। तो छह पृष्ठ कौन कौन से, पहला, दूसरा, आप किसी भी एक को पहले ले लो, नंबर तो कोई फिक्स तो है नहीं कि यही नंबर होगा पहला, किसी एक को पहला मान के बाकी सबको भी सॉल्व करना है, तो छह पृष्ठों पे सॉल्व करना है, सिक्स सरफेसेस पे, ठीक है। अब सरफेसेस पे सॉल्व करना तो ऑब्वियस बात है लिमिट चाहिए होगी, ठीक है। तो हर एक पर लिमिट आपको लिखनी पड़ेगी, क्या लिमिट बनेगी, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कौन सा हिस्सा। तो चलिए इसको लिखें अपन, पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेना। इसके बाद अब आते हैं हम सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन से हमें समझ में आ रहा है कि हर एक जो घन जो है हमारा जो क्यूब है उसमें हर एक जो कोर जो साइड है उसकी लंबाई ए दिख रही है, जीरो से ए, जीरो से ए, जीरो से ए चल रहा है। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब
बी ए, ठीक है, घन के कोर की लंबाई ए है, ठीक है। अब हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, तो हम 6 के साथ ही चलेंगे। तो पहला 6 काउंटिंग करेंगे, फिर 6 को टोटल कर लेंगे। तो पहला सरफेस, ठीक है, पहला नंबर आपकी इच्छा, आप कौन सा सरफेस पहले ना, एक एक करके सभी 6 को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक एक करके, पहले हम पीछे बैक साइड ले लें या फिर आई की दिशा में ले लो, कोई भी एक ले लो। तो जैसे मैंने पहला सरफेस ले लिया डी ई एफ जी, ठीक है। पहला मैं इस सरफेस को सॉल्व कर रहा हूँ, डी ई एफ जी, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डी ई एफ जी। अब इस वाले डायग्राम में ये जो सरफेस है डीई जो है आपकी वाई की दिशा में आ रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जेड की दिशा में जा रहा है, ठीक है तो ये वाई और जेड की दिशा में, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ है, इसमें एन कैप की वैल्यू आई कैप आएगी, क्योंकि वाई और जेड की दिशा में जा रहा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो तीसरा आपका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वो आई कैप एन की एक्स की दिशा में होगा, ठीक है। एंड डीई एफ जी पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो डी एफ जी समानांतर है वाई जेड समतल के, वाई जेड जो समतल है हमारा पूरा, उसी में ही ये हिस्सा उसी के समांतर है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से एन कैप आपका आई कैप हो जाएगा, और डीएस की जो वैल्यू होगी वो डी वाई डी जेड होगी, ठीक है। डीएस की जो वैल्यू होगी वो डी वाई डी जेड होगी, और इस दिशा में, क्योंकि हम प्रोजेक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो है वही चल रहा है। और डी वाई डी जेड की वैल्यू होगी, तो मुझे लिमिट किसकी चाहिए, वाई और जेड की। तो अगर वाई की लिमिट देखें तो स्टार्टिंग वाई की आपकी 0 0 से हो रही है, और एंडिंग जो है ई पे हो रही है, ठीक है। और जेड की स्टार्टिंग देखें तो डीई से हो रही है, और ऊपर एंडिंग जी एफ से हो रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग देख लो, उसके बाद आप मुझे बता दो कि हाँ इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, इस पूरे पे एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ऑन डीई एफ जी, पूरे डीई एफ जी पर एक्स की वैल्यू तो ए है, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 से शुरू होकर के ए तक आती है, और जेड की वैल्यू भी 0 से शुरू करके ए तक है, ठीक है। तो इस प्रकार फाइनली हमारा पहला इंटीग्रल आ जाएगा एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y की लिमिट 0 से a, z की लिमिट 0 से a, और f डॉट एन कैप, तो f आपका पूरा दिया हुआ है, उसमें जब भी डॉट आई कैप करोगे, एन कैप की वैल्यू आई कैप है, तो आई का आई के साथ डॉट होगा, तो केवल बचेगा आपका 4xz डी वाई डी जेड। तो इंटीग्रेशन हमने जैसे किया था वैसे ही सॉल्व कर लो। तो पहला इंटीग्रेशन जेड के लिए होगा, तो पहला इंटीग्रेशन जेड के लिए करेंगे 0 से a, तो रहेगा 4x जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई, और लिमिट आएगी 0 से a। इस प्रकार फाइनली पहला जो हिस्सा है हमारा वो आ जाएगा 4x, और 4 और 2 तो कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो 2 आ जाएगा, तो 2x, और z की वैल्यू a और 0 पुट करेंगे तो आएगा a। इंटीग्रेशन बचा है 0 से, अच्छा x की वैल्यू तो a है, तो x की वैल्यू a रख देते हैं, क्योंकि इसमें y तो है नहीं, x की वैल्यू a है पूरे में, तो x इक्वल टू a रखना पड़ेगा, और z का तो z स्क्वायर अपॉन 2 हो गई होगा, क्योंकि इसमें y तो है नहीं, पूरे में x की वैल्यू a चल रही है पूरे पृष्ठ पर, पूरे समतल पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 इंटू ए डी वाई बचेगा, और जिसमें से 4a स्क्वायर तो सॉरी 2a स्क्वायर पर रहेगा बाहर, 2a स्क्वायर रहेगा हमारा बाहर, ठीक है। और इंटीग्रल होगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट का इंटीग्रल आप जानते हो, विद रिस्पेक्ट टू y, 2a स्क्वायर y का
तो y इंटीग्रेशन होगा 1 का, तो फाइनली आपको मिल जाएगा y और लिमिट आ जाएगी 0 से a और ये 2 पूरे बार जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, फाइनली आपके पास आएगा 2a की पावर 2। जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर यानी कि a की पावर 2 माइनस a पावर 0 पावर 2, तो बचेगा केवल a स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका पहला ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट सरफेस डी एफ जी। अब सेकंड सरफेस आ जाती है। सेकंड सरफेस की वैल्यू कौन सा, इसके अपोजिट ले लेते सामने वाला ओ ए बी सी। पहले वाई जेड खत्म करते हैं, ठीक है। तो ओ ए बी सी सरफेस लेते हैं, इसमें एन कैप की वैल्यू प्लस ओ ए बी सी, देखो इसमें एन कैप की वैल्यू आपको दिखेगी माइनस का आई कैप, ठीक है। और डी एस की वैल्यू जाएगी डी वाई डी जेड। इसमें एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू लिमिट चाहिए और जेड की लिमिट चाहिए, ठीक है। वाई की लिमिट और जेड की लिमिट, वाई की लिमिट भी 0 से ए तक है, जेड की लिमिट भी 0 से ए तक होगी। और अब इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डॉट एन कैप के साथ। तो ये सेकंड सरफेस है आपका, तो इसको एफ नाम दे देते हैं। तो सेकंड सरफेस में भी वाई जेड चल रहा है, तो वाई की वैल्यू 0 से ए और जेड की वैल्यू भी 0 से ए। एफ डॉट एन कैप की वैल्यू, तो जैसे एन कैप यानी कि माइनस आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4x जेड, ठीक है। माइनस का 4x जेड हो जाएगा ये। और डी एस की वैल्यू डी वाई डी जेड हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 जैसे पुट करोगे तो पूरा 0 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका ये वैल्यू पूरा आंसर 0 आएगा। तो सेकंड तो डायरेक्ट ही निकल आएगा, ठीक है। तीसरा सरफेस ले लेते हैं अपन, कौन सा, एक्स वाई में वाई जेड हो गया अपना। अब एक्स वाई ले लो चाहे जेड एक्स ले लो, कोई भी ले लो, दो साइड के हो गए, ऐसे 4 और करनी है, फिर चारों का टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। थर्ड नंबर, अब हम सरफेस ले रहे हैं, कौन सा ले लें, ए ओ ए ई डी। ओ ई डी लोगे तो उसमें एन कैप की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है माइनस के कैप, ठीक है, माइनस के कैप नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। और डी एस की वैल्यू एक्स में जा रहा है वाई में जा रहा है, ये दोनों नीचे में बन रहा है एक्स और वाई में, तो डी एक्स और डी वाई। तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाई की वैल्यू तो 0 है, सॉरी जेड की वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई में बन रहा है तो जेड तो होगा ही नहीं इसमें, तो जेड इक्वल टू तो होगा 0। लिमिट आएगी एक्स की और लिमिट होगी वाई की, दोनों की लिमिट 0 से ए तक है, देख सकते हो डायग्राम में, 0 से ए चल रहा है। फाइनली इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस पूरा सरफेस इंटीग्रल, तो इसमें एक्स की लिमिट आपकी 0 है से ए तक, वाई की लिमिट भी 0 से ए तक है। और एफ डॉट एन कैप जैसे ही करेंगे तो एफ जो आपका है वो है 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड के कैप। तो मुझे डायरेक्शन कौन सा चाहिए, के कैप वाला चाहिए, माइनस के कैप, के कैप से डॉट करेंगे तो आएगा ये माइनस का वाई जेड, ठीक है। और डी एक्स डी वाई इस पूरे में देख सकते हो जेड की जो वैल्यू है, ठीक है, जेड की वैल्यू 0 लिखनी है मुझे, तो जेड की वैल्यू जैसे 0 लिखेंगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगी आपकी थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 सरफेस आ गया, 3 और निकालने हैं। अब इसका अपोजिट साइड बना निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, सरफेस क्रस्ट सी बी एफ और जी। यहाँ पर एन कैप की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, जेड मतलब जेड की दिशा में के कैप, डी एस की वैल्यू एक्स और वाई में ही रहेगी, ठीक है। एक्स और वाई सरफेस में बन रहा है पूरे में, एक्स में और वाई में हम घूम रहे हैं, जेड की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऊपर नीचे ही हो रहे हैं। और
जेड की वैल्यू पूरे में ए है, एक्स की लिमिट 0 से ए है, वाई की वैल्यू भी 0 से ए तक है। तो ऐसा करने पर चौथा सरफेस आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 0 से ए, वाई इक्वल टू 0 से ए, और एफ डॉट एन कैप, तो हमें एन कैप की वैल्यू के कैप है, तो फिर से के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई जेड डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसमें जेड की वैल्यू ए है तो सबसे पहले जेड की वैल्यू फिक्स पुट करते हैं, जेड की वैल्यू हमें पता है पहले से, जेड की वैल्यू ए पुट कर लें, इक्वल टू 0 से ए, वाई इक्वल टू 0 से ए, जेड की जगह ए पुट करेंगे तो आएगा ए वाई डी एक्स डी वाई। और आपको याद होगा पहले वाई के लिए इंटीग्रेट होगा जी, अंदर वाला इंटीग्रल पहले, ठीक है, वाई के लिए इंटीग्रेट होगा तो ए वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से ए डी एक्स 0 से ए। अब लिमिट जब आप रखोगे ए स्क्वायर तो आ जाएगा ए क्यूब बाई 2, ठीक है, ए क्यूब बाई 2 आ जाएगा बाहर फाइनली, वाई जेड है ना, वाई जेड के कैप की दिशा आपका हो जाएगा ए क्यूब बाहर और बाई 2 बाहर, बचेगा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ए क्यूब बाई 2 इंटू एक्स 0 से ए तक इंटीग्रेशन, फाइनल हो जाएगा ए की पावर 4 बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके दो सरफेस बचे हैं जे की दिशा में, जे और माइनस जे, ये दो दिशा वाले बचे हैं बस केवल, ठीक है, आई की डायरेक्शन में होगा दोनों, मतलब जो इनका परपेंडिकुलर आई है, और के की डायरेक्शन होगा जे रह गए हैं। डायग्राम अब आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। नंबर हो गया, दो बचे हैं वाई की दिशा में। तो पांचवा प्रश्न ले रहे हैं ए ई एफ और बी, ठीक है, ए एफ बी में एन कैप की वैल्यू जे कैप दिख रही है आपको, डी एस की वैल्यू ये पूरा एक्स में जा रहा है और ऊपर की तरफ वाई में जा रहा है, पर जेड में, एक्स में और जेड में, ठीक है, और इस पूरे पर ये ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू तो फिक्स है, ए लिमिट एक्स की आएगी और जेड की मिलेगी, एक्स की लिमिट 0 से ए तक चल रही है और जेड की लिमिट भी 0 से ए तक दिखाई दे रही है। फाइनली इंटीग्रेशन एस 5 एफ डॉट एन कैप डी एस, जो वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू 0 से ए और जेड की वैल्यू भी 0 से ए, एफ डॉट एन कैप जे की दिशा में तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको हम काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू a है तो y की वैल्यू a रखेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन पहले हम दोनों को कांस्टेंट का करना है, dx और dz, ठीक है, तो पहले हम z का कर लेते हैं, तो z का इंटीग्रल z 0 से a बचेगा x, और लिमिट रखने के बाद आ जाएगा a क्यूब हो जाएगा 0 से a dx, फाइनली हो जाएगा माइनस का a क्यूब इंटू x लिमिट 0 से माइनस a क्यूब इंटू a, यानी कि माइनस की a की पावर 4, ये आगे 5 है, ठीक है। अब छठवा लास्ट रह गया सरफेस, आखिरी का सरफेस रह गया, आखिरी का सरफेस जो पीछे बैकवर्ड साइड जा रहा है, तो एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप है, सरफेस का नाम है ओ डी जी सी, ठीक है, वाई की वैल्यू उसमें 0 है, एक्स और जेड रहेंगे, जैसे हम माइनस जे कैप लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 होने की वजह से आगे कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वाई इक्वल टू तो 0 है, ठीक है, वाई इक्वल टू 0 होने की वजह से पूरा आंसर 0 हो जाएगा 6 नंबर, तो 6 के 6 आपके इंटीग्रेशन आ गए। तो फाइनली रिक्वायर्ड
सरफेस इंटीग्रल ऑन सरफेस एस, ठीक है। पृष्ठ एस पर अभीष्ट पृष्ठ समाकलन इंटीग्रल एस डॉट एफ डॉट एन कैप डी एस, और ये जो इंटीग्रल है आपके 6 हिस्से बनेंगे, S1 प्लस S2 S3 S4 S5, 6 के 6 सरफेस जो हमने कैलकुलेट किया उनका यूज करना पड़ेगा पूरा सबका टोटल S6, ठीक है। फाइनली सबका टोटल कर देंगे इक्वल टू में, सारी वैल्यू टोटल कर देते हैं। 2a की पावर 4 प्लस 0 प्लस माइनस a की पावर 4 प्लस 0 प्लस 1/2 a स्क्वायर प्लस 0, सब कुछ वैल्यू टोटल करने के बाद 3/2 a की पावर 4 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अभी हमने जो सवाल किया है सरफेस इंटीग्रल जो हमने कैलकुलेट किया है पृष्ठीय समाकल, ये बहुत लेंथी सवाल हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, कि 6 हिस्से मतलब जितने भी सरफेसेस थे, अब देखो क्यूब में 6 हिस्से थे, 6 सरफेस थे, 6 पृष्ठ थे, तो सारे का इंटीग्रेट किया एक एक करके और फिर सबका टोटल करना पड़ा तब जाकर के मुझे वैल्यू मिली, ठीक है। अब इसको अगर हम इतना लेंथी मेथड में अगर इनको शॉर्ट करना चाहें तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है, गॉस डाइवर्जेंस हमारी जो थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो आप हर बार एन कैप ढूंढते हो, फिर आप सरफेस देखते हो कि कौन सा हिस्सा निकाले, फिर आप इंटीग्रेट करते हो मतलब लिमिट निकालते हो, इतनी बड़ी प्रोसेस ना करो। एक काम करते हैं हम, जो भी सरफेस है वो कोई ना कोई क्षेत्र, बंद क्षेत्र तो होगा और 3 डायमेंशनल तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे आपने अभी क्यूब को देखा कि हर एक सरफेस को अगर हम देख रहे थे पृष्ठ को चारों तरफ की दीवारों को, तो वो तो 2 डायमेंशन में थी, 2 भी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर से जो घिरा हुआ क्षेत्र है इनके अंदर का, तो अंदर का जो क्षेत्र है वो, अंदर का जो क्षेत्र है वो कोई ना कोई वॉल्यूम तो कंटेन करता है ना, कोई आयतन तो ये रखता ही है अपने अंदर, और आयतन होगा तो 3 दिशा होंगी, एक्स वाई जेड, तो तीनों दिशा इसमें चल रही है। तो एक काम करते हैं हम एफ का डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस से क्या होगा, फ्लक्स निकल आएगा। फ्लक्स क्या होता है, हर एक सरफेस में निकल आएगा फ्लक्स, ऊपर भी नीचे भी हर तरीके का आपका फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम पे विथ रिस्पेक्ट टू वी, और डीवी की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स डी वाई डी जेड, तो ये जो आपके पास सॉल्व करके आंसर आएगा वो बराबर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सवाल नहीं बदल रहा, मैं वही सवाल ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। गॉस डाइवर्जेंस की हेल्प से हम बता रहे हैं सॉल्व करके कि आपको एफ दिया हुआ है, मान लीजिए 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और एस आपका वही है क्यूब, घन है, ये आपका घन है क्यूब, ठीक है। तो आप इसको पूरे को सॉल्व ना करके एक काम करो, डाइवर्जेंस से सॉल्व कर लो। कैसे, सबसे पहला काम करो भाई एफ का निकालो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ, और डॉट में क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल करेंगे 4xz का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल होगा माइनस वाई स्क्वायर का, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशियल होगा वाई जेड का। याद होगा आपको, डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया हमने बहुत। जब एक्स के लिए करेंगे डिफरेंशियल तो क्या आएगा 4z, वाई के लिए करेंगे तो आएगा माइनस का 2y, तो जेड के लिए करेंगे तो आएगा प्लस का y, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो आएगा 4z माइनस
ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। ठीक, अब हमें सॉल्व क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल। लेकिन गॉस डाइवर्जेंस की प्रमेय से, थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है डाइवर्जेंस एफ डीवी के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है 4z माइनस वाई, तो ये dx dy dz, डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू और डीवी की वैल्यू तीनों डायमेंशन में चलेगा। तो पहले z सॉल्व होगा, फिर y सॉल्व होगा, लास्ट में x होगा, और तीनों की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और a पे एंड हो रहा है। तो ये सी के बीच में बंधा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला काम, तीन इंटीग्रल करने हैं, तो पहला काम सबसे अंदर से शुरू करो, पहले जेड से इंटीग्रेट करो। तो बाकी की दो इंटीग्रल हमारे एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, जेड के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो 4z² बाई 2, तो 2 से 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जेड। लिमिट रखते हैं पहले जेड की 0 से 1, बचेगा dx dy। इसके बाद फिर पहले लिमिट रखें, फिर अगला इंटीग्रल करते हैं। लिमिट रखोगे पहले a, तो जाएगा 2a² माइनस ay, और जीरो रखने पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचा dx dy। x इक्वल टू 0 से a, अब y के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के लिए करेंगे तो 2a² तो कांस्टेंट, तो dy का हो जाएगा y माइनस a y² अपॉन 2। लिमिट है 0 से a, बचेगा dx। अब a लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 2a³ माइनस a² बाई 2। ठीक है, 2a³ माइनस a² बाई 2 ये वैल्यू आ जाएगी। अब विथ रिस्पेक्ट टू x रह गया है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लो, और आपको जो आंसर आया वो सेम टू सेम वही वैल्यू आपको फिर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंस से, देखो कितना शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो डाइवर्जेंस की हेल्प से। तो पूरा डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने एक एक करके इंटीग्रेट किया, डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट किया, पहले डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट की और सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दी जैसे करते हैं, पहले एक एक करके एक एक स्टेप से, पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, और हमारा जो आंसर आएगा फाइनल फिर वही वैल्यू होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फाइनली वही आंसर आ जाएगा। तो इसको ट्राई कर लेना, तो डाइवर्जेंस का भी सवाल बहुत सारे करने अभी हुए, पहला क्वेश्चन केवल समझाने के लिए था तो मेरा। ठीक है, अभी मैं डाइवर्जेंस के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मान लेते हैं एफ हमें दिया हुआ है xi प्लस 2yj प्लस 3z k, और हमें प्रूफ करना है कि s एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू जो है वो 6 वॉल्यूम के बराबर होती है। अब यहाँ पे ना तो आपको सरफेस एस दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बस ये बोला है कि 6 v के बराबर होता है तो वॉल्यूम तो आप तभी कैलकुलेट करोगे ना जब गॉस डाइवर्जेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे पता है कि सरफेस से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो तो गॉस डाइवर्जेंस के बिना नहीं होगा, तो पहले तो मुझे डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो पहला काम तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, ये तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6, तो फिर बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या कहता है, ये एफ डॉट एन कैप डी एस की जो वैल्यू है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जो है वॉल्यूम इंटीग्रल 6 डीवी होगा, और 6 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो वॉल्यूम केवल डीवी, तो डीवी का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, जो भी वॉल्यूम होगा तो वी लिख देते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था फाइनली। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया आपका, बाकी हम कल करते हैं स्टार्ट इसको।